ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। और नॉन टेक्निकल थोड़ा इसमें आप लोगों के लिए परेशानी होगा। नॉन टेक्निकल, बाकी टेक्निकल चार पांच क्वेश्चंस को छोड़ दें तो मैक्सिमम आपके कॉमन सेंस और जो पढ़े हैं उससे बन जाना चाहिए था। ठीक है। तो जैसा कि विनोद सर ने आपको बताया ही होगा, अपन जैसा लेवल था और नंबर ऑफ सीट्स दोनों को कंसिडर किया जाए तो जनरल का अपन कट ऑफ मान के चल रहे हैं 80 से 85। ओके। 85 से ऊपर वाले बिल्कुल सेफ हैं, 80 से 85 में आपका कहीं भी कट ऑफ फंस सकता है जनरल का। ओके। और क्या है, अपने ओबीसी वाले हो गए अपने 75 से 70 मान के चलिए। और एस सी एस टी में आपका 65 से 70। ओके। ये अपना कट ऑफ हो सकता है जनरल, ओबीसी और एस सी एस टी, एक्सपेक्टेड है ये, बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये एक्सपेक्टेड है। एक बार अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन एमसीएल का तैयारी करते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। ईडब्ल्यूएस भी इसी के आसपास, ओबीसी के आसपास फंसेंगे। तो चलिए ठीक है, एक तो ये है कि बहुत सबने अपना वो देख लिया होगा। एक सबने अपना क्या है, अपना मार्क्स देख लिया होगा। बहुतों का ठीक है, अच्छा नंबर आया होगा, बहुतों का नंबर अच्छा नहीं आया होगा। तो यहाँ क्या है, अपने आप को और आगे बढ़ाने का ज़रूरत है। ठीक है। कि ये नहीं कि अच्छा नंबर नहीं आया, डिमोरलाइज़ तो बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग बहुत लकी हो कि 2-3 पेपर एक साथ हो रहा है। मान लीजिए किसी का कम नंबर आ रहा है तो ठीक है, इससे अपने को सीखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुतों का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाया होगा तो टाइम मैनेजमेंट अगले एग्जाम में अपन क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट अगले एग्जाम में उसको सुधार के जाएंगे। कि मान लीजिए आपका 90 मिनट है, 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, तो कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सब आप अगले एग्जाम में सुधार के जाएंगे। चाहे एमसीएल का है, डब्ल्यूसीएल का, और भी एग्जाम्स होंगे। तो जो गलतियां इस एग्जाम में हुई है, ठीक, उससे क्या करना है, अपने को सीख लेना है और अगले एग्जाम में उसे सुधारना है। रिस्ट्रिक्टेड वाले का एमसीएल में आप लोग जाके बात, रिस्ट्रिक्टेड वाले का क्या था, एमसीएल में जाके आप लोगों को 10-15 लोगों को जाके बात करना चाहिए था। ठीक है, देखो जिसका कम नंबर आया है उसको घबराना नहीं है। उसको क्या है, कुछ ना कुछ अपने अंदर जो कमी है, देखो सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आप करिए। उसमें से जो भी आपको कमी नजर आया कि हाँ मेरे मेहनत में कमी है या हमारे में कमी है, तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए कि सर ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आप इसको सुधरवा दीजिए। ठीक है। और बाकी हम्म, ठीक है, चलो इसको आधा घंटा अपन इसको डिस्कशन कर लेते हैं, पेपर में क्या क्या हुआ था। और बाकी फिर अपन क्या करेंगे, जो है आधा घंटा इसको डिस्कस करके कंटिन्यू करेंगे अपना एमसीएल का। जो हुआ कोई बात नहीं। और बहुतों का अच्छा नंबर आया होगा, बहुतों का कम आया है, तो उससे अपने को डिमोरलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है, जो भी हुआ कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आधा घंटा, उसके बाद अपन एमसीएल का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या था, सीएमआर का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अपन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो रहता है किसको करते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर। ये सीएमआर का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो सबसे बनना ही चाहिए था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो मैंने अपना पहले ओपन कास्ट के जो वो था, ठीक है, एमसीएल, क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए पहला ही जो अपना लेक्चर था हॉल रोड का, उसमें मैंने ये चीज सुपर एलिवेशन पढ़ाया था। तो ये बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना इसमें लगता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो यही क्वेश्चन भी आया है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके सुपर एलिवेशन के केस में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। और क्या है, डेली रिपोर्ट शॉर्ट फायरर। ठीक है, शॉर्ट फायरर सेफ्टी ऑफिसर को क्यों देगा भाई रिपोर्ट, है ना। वो कौन कौन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ब्लास्टिंग इंचार्ज, ये सब क्या है, ब्लास्टिंग से रिलेटेड पर्सन है। सेफ्टी ऑफिसर क्या है, सेफ्टी देखता है, कुछ अपना एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें आपका क्या करेगा, सेफ्टी ऑफिसर उसको देखेगा। फ्लाई रॉक्स, मफल ब्लास्टिंग होता है, आपने पढ़ा होगा कि अपन जो ड्रिल करते हैं उसके ऊपर इस तरीके से एक वो एक पैटर्न लगा देते हैं, इस तरीके से उसके ऊपर फिर बोरा रख देते हैं यहाँ यहाँ, ताकि फ्लाई रॉक ना हो। फ्लाई रॉक क्या होता है, जो अपना रॉक बाहर दूर तक फेंकाता है, डेंजर जोन के आसपास फेंकाता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए अपन मफल्ड ब्लास्टिंग करते हैं। ओके। ये सब देखो सेकेंडरी ब्लास्टिंग होता है, पॉप शूटिंग,
प्लास्टर शूटिंग, ये सब क्या सेकेंडरी ब्लास्टिंग होता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें फिर ब्लास्ट करके अपन जो उड़ाते हैं उसको सेकेंडरी ब्लास्टिंग बोलते हैं। ओवर हैंगिंग जो अलग हैंग तरीके से रहता है, इसलिए थोड़ा ना आप इसमें कहीं किसी का गलती हुआ हो तो आप ऑप्शन देख के अभी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये होगा, है ना। आपका विच फायरिंग पैटर्न इज नॉट यूज इन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, तो देखिए स्टैगर्ड पैटर्न होता है, वी पैटर्न होता है, डायगोनल पैटर्न होता है, बन कट पैटर्न आपका अंडरग्राउंड में होता है, जहाँ वाटर लॉक्ड एरिया में अपन ड्रिलिंग करते हैं वो बन कट ड्रिलिंग कहलाता है। ठीक है, तो बन कट आपका अंडरग्राउंड में होता है। नॉट मेंशन विच पर्टिकुलर शुड नॉट बी मेंशन ड्यूरिंग रिपोर्ट प्रिपरेशन बाय द शॉर्ट फेरर। अब देखो रिपोर्ट जब भी रिपोर्ट भरा जाता है तो ऊपर में डेट लिखा रहता है, प्लेस ऑफ ब्लास्टिंग, कहाँ पास ब्लास्टिंग हुआ वो भी बताना पड़ता है, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस नहीं बनता है उसको क्या करते हैं अपन, एलिमिनेट करके आंसर पे जाते हैं कि ये सारी चीजें तो होती है, ये नहीं होता। ओरिएंटेशन ऑफ वर्किंग फेस, वर्किंग फेस हम क्यों रिपोर्ट में दिखाएंगे अननेसेसरी। ठीक है, तो अपन क्या है, आप जब भी पेपर में जाएंगे आगे एग्जाम देना है तो एक एलिमिनेशन भी एक प्रोसेस होता है कि ये ऑप्शन होता है, ये नहीं, ये होता है, ये होता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो आंसर सटीक से नहीं पता है उसको आप एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं। ठीक, अब निम्नलिखित में से क्या एफिशिएंट रॉक ब्रेकिंग पर निर्भर नहीं है, नहीं है, तो विस्फोटित्र का प्रकार, विस्फोटित का प्रकार प्रकार उस पर निर्भर नहीं है। देखो ये चीज मैंने बताया था प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस की, हमारे डंपर होता है, डंपर के आगे पीछे कोई होता है, तो जैसे कार में भी होता है तो प्रॉक्सिमेट वार्निंग डिवाइस बजता है। ठीक है, प्रॉक्सिमेट प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस क्या होता है, हमारे डंपर के आसपास आगे या पीछे कुछ भी बंदा रहे, मशीन रहे, तो आपका प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस से क्या होता है, वो बजने लगता है आपके डंपर में। मान लीजिए आप बैक कर रहे हैं तो वो बजने लगेगा, ये मैंने अपने क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये डंपर में होता है। एक ये हो गया। अब देखो ये क्या है, अ शॉवेल ब्रेक्स डाउन एट द सरफेस। हाँ, मान लीजिए यहाँ ब्लास्टिंग करना है, यहाँ पास ड्रिल होल हो चुका है। ठीक है, ड्रिल होल हो चुका है, यहाँ पास आपका शॉवेल काम कर रहा था, वो ब्रेक डाउन हो गया। तो ये देखो ये कहीं आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा, ये आपको क्या एक इसमें ना कहीं पढ़े नहीं होगे, तो ये कॉमन सेंस से आप बता सकते थे, ये कॉमन सेंस से बता सकते थे कि भाई वो यहाँ ड्रिलिंग हो चुका है, चार्जिंग हो चुका है, अब इसको ब्लास्ट करना है, लेकिन यहाँ शॉवेल हमारा क्या हो गया, ब्रेक डाउन। तो क्या करना है, तो वो क्या एक्शन लेगा, शॉर्ट फायरर। ठीक, ये क्वेश्चन था क्या एक्शन लेगा, शॉर्ट फायरर। तो पहला ऑप्शन था ब्लास्ट द होल टेकिंग ऑल नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स। क्या सेफ्टी मेजर्स लेगा, जहां हमारे फेस में शॉवेल है उसको ब्लास्ट करेगा क्या, नहीं ब्लास्ट नहीं करेगा। यहाँ ये ऑप्शन हो सकता था, अलाउ स्लीपिंग होस इफ दे हैव नॉट बीन फिक्स्ड, लेकिन ये जो लाइन लिख दिया ना, विदाउट द मैनेजर्स कंसेंट, लेकिन मैनेजर से कंसेंट आपको करना है, ये लाइन अगर नहीं रहता तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता था। लेकिन ये विदाउट द मैनेजर कंसेंट लिख दिया, मतलब मैनेजर से बिना पूछे आप क्या कर दो, होल को स्लीपिंग छोड़ दो, तो ये आंसर यहाँ गलत हो गया, क्योंकि विदाउट द मैनेजर्स कंसेंट है। ओके, आफ्टर एडिक्वेटली प्रोटेक्टिंग द शॉवेल ब्लास्ट द होल। अब शॉवेल को किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिए और होल को ब्लास्ट कर दिए, ये भी नहीं, क्या है भाई, मैनेजर को आपको बताना पड़ेगा। तो मैनेजर जो भी बोलेगा, एक्ट एज डायरेक्टेड बाय द मैनेजर एंड नोटिफाई द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑफ द इशू। ओके, तो मैनेजर से कंसर्न करने के बाद ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो मैनेजर आपको डायरेक्ट करेगा। तो ये आप इस तरीके से इसका एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते थे। फेंसिंग along footpaths and benches was required is attached by सरदार। ठीक है, जो सरदार रहता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि फुटपाथ और बेंच में आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस। क्या क्या लिख रहे हो भाई, एलिमिनेट प्रोसेस। ओके सर, ऑप्शन है, ये एलिमिनेशन प्रोसेस क्या लिख रहे हो। अच्छा, एलिमिनेशन प्रोसेस जब नहीं आए, देखो यार,
ऐसा नहीं है कि सब एलिमिनेशन प्रोसेस से ही बन जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आंसर अपने को नहीं पता रहता है तो अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हम्म। अब देखो ये बर्म का हाइट अपने को पता था कि बर्म का हाइट डायमीटर ऑफ टायर के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल था कि डंपर का व्हील का डायमीटर 2.5 मीटर है, तो उसका आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर। ओके। विच पर्टिकुलर डज नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द सरदार रिपोर्ट, सरदार रिपोर्ट में क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ ओबीडम तो देखता है वो, डस्ट कंट्रोल रहेगा ही कि डस्ट वहां था कि नहीं, मतलब वाटर अपने डाला गया था कि नहीं, और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड है कि नहीं। ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट पिट स्लोप, ठीक है, अल्टीमेट पिट स्लोप जो पूरा है वो सब सरदार नहीं देखता है। वो सरदार वो सब क्या है आपका स्टाटा, वो सब क्या है आपका सरदार नहीं देखता है। ठीक है, एक स्कैम होता है, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान होता है। सॉरी ये कहाँ, ठीक है, तो ये सरदार स्टेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट पिच स्लोप क्या होता है, ये जो पूरा स्लोप है उसका, उसको सरदार नहीं देखता है। ठीक। और क्या आफ्टर टेकिंग ओवर द ट्रांजिट स्लिप, ट्रांजिट स्लिप लेने के बाद अटेंडेंस क्लर्क किसको सबमिट करेगा, तो मैनेजर को करेगा। सरदार असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर को वो क्यों ही करेगा। और क्या है 14, 14 नंबर देखो, ये तो आपने, ये तो सबको बन ही गया होगा कि न्यूमेकोसिस मतलब नोटिफाइड डिसीज इंपॉर्टेंट चीज था, ये तो सबको बन ही गया होगा। अस्थमा जो है आपका नोटिफाइड डिसीज नहीं है। ओके। हम्म। अब सरदार का फिर से रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस आ गए। रिपोर्ट राइटिंग में क्या था भैया, देखो कि सरदार जो अपना शिफ्ट कंप्लीट होगा तो इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा, तो हॉल रोड मेंटेनेंस का टाइम एंड डेट को वो नहीं रखता, डेट एंड टाइम रिपोर्ट रिटर्न का रहेगा। जब भी आपका रिपोर्ट रहेगा तो ऊपर में डेट एंड टाइम रहेगा ही रहेगा। और ये जो हॉल रोड मेंटेनेंस का जो डेट एंड टाइम था वो आपका नहीं रहेगा उसमें। ठीक है। डेंजर जोन तो सबको बन ही गया होगा कि 500 मीटर होता है, ये चलो ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये सब बनना ही चाहिए था। एक ये था कि सुरक्षा प्रबंधन योजना मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में ये कार्य पद्धति को खान से हटाना, क्या क्या था अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, या तो हटा सकते हैं अपन, हटाना मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन, मतलब उस जगह से हटा देना को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन। या तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, या कंट्रोल कर सकते हैं, या आइसोलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हटाने का ही वर्ड डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हटाना मतलब अपना क्या क्या है, उस खतरे को ही अपन हटा देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका कहीं खतरा दिख रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दिख रहा है कि कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एलिमिनेशन, तो उसको क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, एलिमिनेशन, कंट्रोल, या तो फिर अगर बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता तो प्रोटेक्टिव पीपीई अपन पीपीई पहन के जाते हैं, वहां काम करते हैं। ओके, जैसे आपका हाइट में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा लिए, तो वो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सरफेस माइनिंग ऑन द एनवायरमेंट। सरफेस माइनिंग का निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट में, तो ये भी देखिए आप, इसको अपन उससे कर सकते थे कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो मैंने बताया, कि आप इसको बोल सकते मेंटेनेंस ऑफ लैंड मोर्फोलॉजी, मतलब लैंड को मेंटेन करना। तो इसका इस सरफेस का माइनिंग का इफेक्ट थोड़ी ना है, ये ग्रोथ ऑफ फ्लोरा फोना, जो अपन बढ़िया पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट ये माइनिंग से नहीं होता है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एरिया, रोड, रेलवे। तो इसके बाद आप इसको ऑप्शन को पढ़ेंगे तो रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पॉल्यूटेड एंड नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये माइनिंग का इम्पैक्ट है। हम्म। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद माइनिंग सरदार फॉर ओपन कास्ट वर्किंग, देखो इस सीएमआर का आप पढ़ेंगे, सीएमआर में ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार पढ़ा हुआ है, तो उसमें लास्ट वाला जो ओपन कास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसमें ये तीनों दिया हुआ है, ये बर्म हाइट नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सा आंसर इसमें बर्म हाइट ऑप्शन रहता। फिलिंग ऑफ वॉइड इन ओपन कास्ट माइन, ये क्या होता है, वॉइड को भरना, मतलब जो वॉइड को भरना रिक्लेमेशन, सिंपल सा वर्ड था। हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज पर्सन नॉट रिलेटेड टू शॉर्ट फायर, अब शॉर्ट फायरर के ड्यूटीज में ये क्या नहीं होगा, तो ये देखो ये ऑप्शन ही आप पढ़ोगे तो आंसर बता दोगे कि शॉर्ट फायरर वो खुद शॉर्ट मतलब फायर नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन, मतलब एक ये नॉट वाला को अपन हड़बड़ी में भूलते हैं कि ये नॉट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट।
ठीक है, तो ये आगे अपने को अगर किसी से ये गलती हुई होगी तो आगे इस चीज को ध्यान रखना है कि ये अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शॉट फायरर जो के रिलेटेड नहीं है, तो सारे चीजें आप पढ़ेंगे तो रिलेटेड है, लेकिन एक ऑप्शन ये लिखा है कि शॉट शैल नॉट हिमसेल्फ फायर द शॉट। ओके। हाँ, ये रिस्क एक्सपोजर सिद्धार्थ सर ने बताया होगा, आपका रिस्क स्कोर में सिद्धार्थ सर ने एक क्लास में इसको बताया था कि जितने भी हैं इनको कॉन्सिक्वेंस एक्सपोजर प्रोबेबिलिटी इन सबको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आंसर आएगा, 5 × 10 × 10। ठीक है, ये सिद्धार्थ सर ने कवर कराया था। विशल, ये देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि विशल विशल क्यों यूज करेंगे भाई, हम शॉर्ट फायरिंग मतलब ब्लास्टिंग करने वाले हैं, तो विशल बजा के शॉर्ट फायरर क्या करेगा, सबको साइड करता है। ठीक है, बाकी सरदार ओवरमैन शॉर्ट फायरर का ही यूज होगा। ये तो आपका सिंपल सीएमआर का क्वेश्चन था कि ओवरऑल स्लोप ऑफ स्क्वायर बैंक, ये सबको बनी गया होगा 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। नॉट में गलती हुआ ना, ठीक है, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जहां आपको गलती हुआ है ना उसको सुधारना है। कि मान लीजिए ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट नॉट करके आया है। ओके, तो इसको अपने को सुधारना है। एक ये पाउडर फैक्टर का न्यूमेरिकल दे दिया था। ठीक है, पाउडर फैक्टर का न्यूमेरिकल में सिंपल क्या होता है देखो, टन पर केजी मतलब नीचे अपना 120 चला गया, ये तो क्लियर हो गया कि केजी मतलब 120 नीचे चला गया, एक्सप्लोसिव नीचे चला गया, बाकी ये 12 × 4 × 5 मतलब हाइट बर्डन स्पेसिंग को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2600 से। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 52,000 कुछ आएगा। तो ये क्या होता है, केजी। ठीक है, केजी टन, केजी पर केजी आ गया, तो अपन को क्या आंसर मिलाना है, टन। तो 52,000 आया, तो इसको टन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5.2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पाउडर फैक्टर इसको आसानी से निकाल सकते थे। गेट 2008 का ये क्वेश्चन है। तो लेकिन पाउडर फैक्टर मतलब ये सिंपल बेसिक चीज है, ये पता होना चाहिए था। ठीक है, देखो विसल सबके पास रहता है, लेकिन हमारा ऑप्शन, मैंने बोला ना ऑप्शन देख के आपको आंसर बनाना है। विसल माइनिंग सरदार को भी ओपन कास्ट में दिया जाता है, ओवरमैन को भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि अब इसमें से ज्यादा जरूरत किसको है, किसको है, शॉर्ट फायरर को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जब अपना ब्लास्टिंग करने वाला रहेगा तो वो विसल बजा के लोगों को आग्रह करेगा। ठीक है, विसल देखे हैं वो, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप पाउडर फैक्टर निकाल सकते थे। हाँ, एक ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मैसेज करके भी पूछा था, कॉल करके भी पूछा था, मैक्सिमम स्पीड ऑफ डंपर क्या होगा। तो ये मैनेजर सेट करता है और एनसीएल में 30 kmph यूज होता था, मैंने सबको ये चीज बताया था। ठीक है, तो ये 30 kmph इसका आंसर है। अब देखो ये मिस फायर वाइब्रेशन, तो इसको भी आप एक एक करके भी कर सकते थे। मिस ब्लाउन आउट शॉट मतलब बाहर फेंका जाएगा कब, जब पुअर स्टीमिंग होगा। तो आर का 1 कर दिए तो मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है आर का 1, इसी से आंसर बन गया। ब्लाउन आउट शॉट क्या मतलब, बिना एक्सप्लोसिव किए, बिना फोड़े क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो एक ही ऑप्शन से आपका आंसर बन जाता है, ब्लॉन आउट शॉट पुअर स्टेमिंग, R1 एक ही है। ठीक है, बाकी मिस फायर लो करंट इसको भी देखो फैक्ट बनता है। ओके, वाइब्रेशन, एक्सेस चार्ज बहुत ज्यादा आप एक्सप्लोसिव कर देंगे तो वाइब्रेशन होगा, ये तो सबको बन गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से एक ही अपने को टाइम वहां बर्बाद कैसे नहीं करना है। एक तो देखे कि भैया कहाँ है भाई, ब्लॉन और शॉर्ट पुअर स्टीमिंग यहाँ देख लिए, तो एक तो ये अपने को ऑप्शन मिल गया, फिर सबको एक बार मिला लिए, मिस फायर लो करंट, हाँ ये सही लग रहा है, वाइब्रेशन एक्सेस चार्ज ये सही लग रहा है, कट ऑफ शॉट, ठीक, S4 प्रॉपर डिले ये सही लग रहा है, 2 मारे आगे बढ़ गए। इस तरीके से अपने को ये समय टाइम भी बचाना है। अब इसी में आप 1 से 1.5 मिनट ले लेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। ठीक है, ये सीएमआर का पहले ही क्लास में मैंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये पता नहीं किसका है, गलत मार के आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल मार के आया है। ठीक है, तो सीएमआर का पहला ही क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि देखियो ये पता नहीं किसका, जिसका भी हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल मार के आया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, और सबसे ऊपर में वो लिखा भी है, और शॉर्ट में ये सब छूटे छूट जाती है। देखो ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार पढ़ेंगे, उसी में डस्ट कंट्रोल एंड मेजर्स लिखा था, ओपन कास्ट वर्किंग में कौन इंश्योर करेगा, सरदार करेगा। हाँ,
पीएफ पाउडर फैक्टर में 2600 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये भाई का क्वेश्चन है। तो वो क्या है, डेंसिटी है यार, डेंसिटी को अपन उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, केजी पर क्यूबिक मीटर, नीचे क्यूबिक मीटर हो गया, और ये तीनों को जब करेंगे तो यहाँ भी क्यूबिक मीटर हो गया। ये क्यूबिक मीटर कट जाएगा तो केजी बाई केजी आएगा, और केजी को लास्ट में अपन क्या करें, टन। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो ये इसको लिखना जरूर लिखा करो, ताकि इससे क्या होगा, क्लियर होगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक है, देखो केजी बाई क्यूबिक मीटर यहाँ आ गया, ठीक है, और क्यूबिक मीटर ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से आया, क्यूबिक मीटर कट गया, लास्ट बचा केजी बाई केजी, लेकिन हमारा आंसर है टन पर केजी, तो 5200 केजी बाई केजी आया था, तो अपन क्या किए, उसको टन में कन्वर्ट कर दिए, तो 5.2 टन पर केजी आया। क्वेश्चन नंबर 24, 24 बोल रहे हो यार, 24 तो सीधा सीधा सीएमआर का क्वेश्चन है यार। ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शेल नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब आप 1.5 हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं। ये कुल मिला के ये क्या लिखा है जानते हो, ये अपने भाषा में लिखा है 1.5 इन 1, इसको लिख दिया है 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल। ओके, ये सिंपल सीएमआर का क्वेश्चन था। ये 1.5 इन 1 इस भाषा में अपन पढ़ते हैं, लेकिन इसने लिखा 1.5 हॉरिजॉन्टल, तो 1 वर्टिकल। ठीक है, ये चीज इसने लिखा, तो ये जो एंगल बनेगा ये ओवरऑल स्लोप एंगल का था। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ड्रैग लाइन का की कट मैंने बताया था, और बकेट व्हील का टेरेसिंग कट ये मैंने बताया था। ठीक है, तो ये दो तो बन गया, पी का 2 और क्यू का 4। ओके, अब हाइड्रोलिक क्या होता है, प्रेशर से काटता है। ठीक, हाइड्रोलिक क्या होता है, आपका टनल बोरिंग मशीन क्या करता है, रीम मतलब घिसता है, रीमिंग मतलब क्या होता है, घिसता है। ठीक है, टनल बोरिंग मशीन क्या करेगा, घिसेगा, और हाइड्रोलिक मॉनिटर क्या करेगा, पल्सेटिंग इम्पैक्ट से काटता है, जो पानी का हुआ, जो पानी के प्रेशर से होता है उससे काटता है। ठीक, एक ही केट पर और ट्रेसिंग बताया था। और ये बोरिंग, टनल बोरिंग मशीन रीमिंग, ठीक है, रीमिंग मतलब घिस, बोरिंग जो अपन टनल बनाते हैं ना रेलवे वगैरह के लिए, तो उसमें क्या करता है, ये यूज होता है। ईएमपी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। ठीक, और क्या था, ये सीएमआर का डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री। हाँ, ये एसएमपी सीएमआर में ये लाइन लिखा हुआ है, सीएमआर में ये लाइन लिखा हुआ है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन किससे कंसल्ट करके बनाते हैं, सेफ्टी कमिटी और आईएसओ। सीएमआर आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो सेफ्टी कमिटी और आईएसओ साफ साफ लिखा हुआ है सीएमआर में। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ आपके उससे आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बहुत कम लोग पढ़े होंगे, ये अनएक्सपेक्टेड था देखा जाए तो। ओके, तो ये इसका आंसर था 2 एंड 3 फरवरी 2000। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो मतलब लाइन से बाहर हो गया, बहुतों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर एनसीएल सरदार और ओवरमैन के एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं पूछता है। ये सारी चीजें सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, शार्प कर्व जो है, व्हाट डू अ शार्प कर्व इन हॉल रोड्स लीड टू। शार्प कर्व क्या होता है, जो इस तरीके से ऐसा मुड़ गया, ठीक है, तो इसका विजिबिलिटी ही आंसर होगा। ओके, रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर। अब देखो, इस भाई ने मारा है 3 नंबर, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ हॉल रोड। इसमें हॉल रोड का मेंटेनेंस कॉस्ट से मतलब क्या है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है, ये हमने विजिबिलिटी वाला बार बार रिपीट भी किया था कि 30 मीटर तक इसका विजिबिलिटी होना चाहिए, 30 मीटर या 40 kmph पे चल रहा है, तो 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका विजिबिलिटी होना चाहिए, तो उसको अच्छे से सुने होंगे, तो ये रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर इसका आंसर था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था सीएमआर का कि लूज स्टोन मटेरियल और ट्री कितने मीटर तक ओपन कास्ट के एज में नहीं छोड़ेंगे, तो 3 मीटर तक अपन नहीं छोड़ेंगे। हम्म, ओपन कास्ट माइन में हाइट ऑफ बेंच 5 मीटर है, तो उसका सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सकवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। शॉवेल का बूम जो है वो 6 से 7 मीटर तक हाइट में अच्छे से काम कर लेता है, इसलिए इसका आंसर होगा शॉवेल एंड डंपर। चलो, ये थोड़ा सा
अलग टाइप क्वेश्चन था, ये नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। सॉइल एम्यूलेशन नेसेसरी इन द वेजिटेशन प्रोग्राम ऑफ द स्पॉइल्स फ्रॉम सल्फाइड ओर। ठीक, तो थोड़ा डीप क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे डीप आएंगे ही। अब देखो रिपोर्टेबल इंजरी, ये तो रटा रटाया चीज है, इसमें तो सब बना ही दिए होंगे कि मोर देन 72 आवर्स रहा तो वो रिपोर्टेबल इंजरी है। ये सब चीजें तो बननी ही चाहिए। और ये भी क्वेश्चन, एचईएमएम ऑपरेटर का क्या होता है, आई टेस्ट हर साल ही होता है, हर साल होता है। ये भी बुक का क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन तो बनना ही होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव वैन, ये तो बन गया होगा सबको, 25 की एमपीएच। ठीक है, ये तो मतलब बुक का ही क्वेश्चन है, ये तो बना होगा। दिक्कत किस में हुआ होगा, वो एक्सप्लोसिव जो लिखा हुआ है। ठीक, वो सीएमआर में 15 दिया है, बाकी किसी किसी बुक में 25 दिया है, सॉरी सर्कुलर में 15 दिया है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये 25 की एमपीएच तो वेलोसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव या सीएमआर में दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये सॉकेट मैंने बताया था कि सॉकेट क्या होता है, कि पार्ट ऑफ ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड। इतना बड़ा हमने क्या किया, ब्लास्ट करने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ये बच गया, तो इसको हम डेफिनेशन वाले पोर्शन में पढ़े थे कि सॉकेट क्या होता है। ओके, नो वर्किंग सेल बी डन विद इन, ये अंडरग्राउंड का है कि अंडरग्राउंड में अपन काम कर रहे हैं, तो 45 मीटर तक क्या होता है, अपन रेलवे अगर कहीं जा रहा है, रेलवे पब्लिक रोड कुछ भी है, तो 45 मीटर तक अपन काम नहीं करते हैं। ओके, स्ट्रिपिंग रेशियो, ये चीज मैंने बताया था, 8 से 10 देखिए ड्रैग लाइन का स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, स्ट्रिपिंग रेशियो ऑफ मैग्नाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग इन इंडिया। फिर ड्रैग लाइन क्या बताया था, 8 से 10 रेशियो 1, तो एक ही ऑप्शन है 1:10, तो ये आप 1:10 इसका आंसर हमारे होंगे, उम्मीद करता हूँ। एक्सप्लोसिव का डायमेंशन यार 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर सर्कुलर में लिखा है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि सर्कुलर में 15 सेंटीमीटर लिखा है। ओके, हाँ, अब रेगुलेशन नंबर आ गया, देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है, तो इसका रेगुलेशन नंबर 104 होता है। ये ये तो सबने बनाया ही होगा। हाँ, लिखा वाला भाई 15 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि सर्कुलर में साफ साफ लिखा है 15 सेंटीमीटर, और उसको अपन क्लेम करने का एनसीएल ऑप्शन देता है कि आपको जिस भी क्वेश्चन में क्लेम करना है आप कर सकते हैं, तो उसको आप क्लेम कर लीजिए। डंपर का स्पीड यार मैंने बताया था कि मैनेजर फिक्स करता है, मैक्सिमम जगह 30 kmph या 20 kmph होता है। 30 kmph एनसीएल के माइंस में चल रहा है, ये चीज मैंने बताया था। अब देखो शॉर्ट फायरर के रिपोर्ट में क्या नहीं रहता, फिर ये नॉट वर्ड आ गया। ठीक है, ये नॉट वर्ड को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो सेफ्टी फ्यूज मतलब बताएगा ही रिपोर्ट में कि सेफ्टी फ्यूज कितना यूज हुआ, डिटोनेटर कितना यूज हुआ, एक्सप्लोसिव इन केजी कितना यूज हुआ। ओके, और क्रिम्पर, ये क्रिम्पर जो वर्ड है ये अलग थोड़ा है। ठीक, तो क्रिम्पर हम नहीं बताएंगे रिपोर्ट में। ये सारी चीजें तो भाई एक्सप्लोसिव में यूज होता है हमारा ब्लास्टिंग में, तो इसको बताएगा सॉफ्टवेयर, इसको एलिमिनेट करके आप बना सकते थे। अब देखो ये जो जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन फॉर रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन का जो साइट प्रिपरेशन के लिए जनरल सीक्वेंस है, उसमें आप पहला ही वर्ड देख के आंसर बना सकते थे। रिपिंग मतलब क्या होता है, जोतना। ठीक है, तो रिक्लेमेशन मतलब अपन वहाँ क्या कर रहे हैं, और पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो पेड़ पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिपिंग करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सीडिंग करेंगे। सीडिंग मतलब बीज लगाना। ठीक है, तो इसी को आप देख के ऑप्शन आंसर मार सकते हैं। देखो कहीं भी पहला वर्ड रिपिंग नहीं दिया है। ठीक है, रिपिंग मतलब क्या होता है, जोतना होता है। तो आप इसको पहला, इसको रिपिंग और सीडिंग देख के इसका आंसर बना सकते थे। ये क्वेश्चन भी सीएमआर का है कि एक शॉर्ट होल में दो या दो से अधिक प्रकार के विस्फोटक का उपयोग के लिए किससे भैया, मैनेजर बताता है कि भैया एक से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया। इसमें देखो संप ओपन कास्ट में यूज होता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, क्रेस्ट टो बर्म, ये मैक्सिमम जगह आपको मिल ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीज मैंने बताया, ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया, और ये बर्म हो गया, ये तो ओपन कास्ट मतलब होना ही होना है। संप क्या होता है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो पानी कहीं कहीं मान लीजिए, मतलब ये भी अगर ऑल ऑफ द एबव हो ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ द एबव मानते, लेकिन चलो कोई बात नहीं,
ये तो सारी चीजें तो होती है, क्रैश टोस बर्म हमने पढ़ा ही है। सम्प चलो कहीं कहीं नहीं भी होता होगा माइंस में, लेकिन मैक्सिमम जगह सम्प आपको मिलेगा। तो सम्प इसका आंसर जो मारे होंगे सही है। ऑल ऑफ द अबव रहता तो ऑल ऑफ द अबव में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो उसको तो सम्प चुपचाप मार के आगे बढ़ना था। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज प्रिपेयर्ड। शुरुआत में ही हम माइनिंग जब चालू करते हैं तभी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हम बना लेते हैं। ये नहीं कि आफ्टर माइनिंग हम माइनिंग कर लिए उसके बाद बनाएंगे, ये माइनिंग से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसा बात नहीं है। और डीलिंग रिक्लेमेशन प्रोसेस मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है, रिक्लेमेशन कर रहे हैं, तब हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बना रहे हैं, तो ये जरूरी, ये सही नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम कब बनाएंगे, जब हम माइनिंग शुरू करेंगे तभी हम बना लेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। ये किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है कि हम माइनिंग कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है, हम ऐसे करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये सब चीजें आ जाती है। ये आपको गवर्नमेंट को संतुष्ट करना रहता है कि हाँ हम माइनिंग कर रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसमें जो कंफ्यूजन है, सर्कुलर में 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक। सर्कुलर में हाँ 30, तो ये 15 सेंटीमीटर आप इसको क्लेम कर सकते हैं बहुत से बुक में। लेकिन सर्कुलर को हम ज्यादा मानेंगे ना। चलो ठीक है, किसी नीलेश अंदमन में शायद 25 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमारा डीजीएमएस का तो डीजीएमएस को हम मानेंगे, तो सर्कुलर में हमारा जब 15 सेंटीमीटर दिया है तो ये क्लेम अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बुक का है। फ्लोर एरिया किसका है, रेस्ट शेल्टर का फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, 14 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सबसे बना ही होगा। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करता है, फिर ये नॉट लिख दिया। ओके, ये क्या लिख दिया, फिर नो लैंडस्केपिंग। देखो वो जो 25 मारे होंगे वो भी घबराए ना, जो रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, बोनस देता है। ठीक। रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में वो बोनस देता है, आपका नंबर काटेगा नहीं वो। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरेजन, अब क्या इंक्लूड नहीं करता है, मतलब सॉइल इरेजन को बचाने, सॉइल इरेजन से बचाता है, हाँ बचाता है ये, लेकिन नॉट ऑप्शन दिया। ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ एन इफेक्टिव ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब साइड में हम क्या करेंगे, नाली का क्या प्रावधान डालेंगे, नाली बनाएंगे। बिल्कुल हम नाली बनाएंगे जब साइट प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नाली भी बनाएंगे। कंटूरिंग और रिस्ट्रिपिंग ऑफ बैकफिल्ड पिट्स, मतलब जो बैकफिल्ड है उसको कंटूरिंग मतलब क्या होता है, इस तरीके से एक लेयर बनाए। ठीक है। ये दूसरा लेयर बनाए, ये तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, कंटूरिंग एंड रिशेपिंग। ठीक। लेकिन ये क्या, डिसमेंटलिंग द सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम क्या, एक बैरिकेड जैसा रहता है, उसको सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, ताकि मिट्टी आपका बहे ना। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये इंक्लूड नहीं रहता है। बैरिकेड जैसा रहता है सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिससे आपका मिट्टी बहे ना। ओके। ये आपका सीएमआर पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। ठीक। तो ये तो लगभग सबको बन ही गया होगा, जो बुक से आया है वो तो उम्मीद करता हूँ सबसे बना होगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सुइटेबल अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अप्लाइड और लेफ्ट ऑन द सरफेस। देखो मल्चेस क्या होता है, एक ऐसा हम सरफेस के ऊपर केमिकल डाल देते हैं ताकि उसका फर्टिलिटी बढ़ाता है। ठीक है। चलो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया, ये नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं। ओके। मल्चेस। माइनिंग सरदार को क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकता है, नॉट। ठीक है, नॉट फिर से देखो आ गया, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव द अथॉरिटी फॉर रनिंग अ मशीन। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि डंपर ऑपरेटर नहीं आया तो माइनिंग सरदार डंपर चलाने लगेगा। तो ये पहला ही ऑप्शन आप देखोगे तो वो नॉट आया कि क्या नहीं कर सकता है माइनिंग सरदार, तो मशीन को नहीं चला सकता। ठीक है, मैन पावर मैनेजमेंट करेगा, कुछ डेंजर है तो मैन पावर को रिमूव करेगा, फेस का इंस्पेक्शन करेगा, ये तो। ठीक है, ये हो गया। No working shall be made in open cast mines within a distance of 7.5 ईयर्स। रेगुलेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है, 7.5 मीटर आपका माइन बाउंड्री रहता है किसमें, ओपन कास्ट के केस में 7.5 मीटर आपका माइन बाउंड्री तक हम काम नहीं कर सकते। और अंडरग्राउंड के केस में क्या होता है, पिलर के हाफ, पिलर के साइज के हाफ तक अपन काम नहीं कर सकते। देखो ये
रेगुलेशन नंबर सरदार का, अपने को सरदार का, शॉर्ट फायरर का, ये सब का रेगुलेशन नंबर तो पता होना ही चाहिए था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रेगुलेशन नंबर किसका है, सरदार, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार 48 है, रिक्लेमेशन 107 है, जो ओपन कास्ट से रिलेटेड है, ये सब तो पता होना चाहिए। तो रेगुलेशन नंबर 107 है। तो आगे अपन क्या करेंगे, रेगुलेशन नंबर, चलो ठीक है, ये तो अपने माइनिंग से रिलेटेड ही रेगुलेशन नंबर पूछा है, लेकिन अपने को क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, रेगुलेशन नंबर कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो वेंटिलेशन वाला पोर्शन आएगा, उसमें बहुत सारे रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें तो चलो वेंटिलेशन वगैरह नहीं था, तो अपन अब इसको क्या करेंगे, रेगुलेशन नंबर भी एक अलग से एक क्लास लेंगे, और उसका रेगुलेशन नंबर सबका A to Z का रेगुलेशन नंबर याद करने का तरीका बताएंगे। ठीक, तो ये अपना ओपन कास्ट और शॉर्ट फायर सरदार यही सबसे रिलेटेड था, तो ये सब तो कॉमन है। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम लोगों को जानते ही होंगे कि चार्जिंग इज नॉट डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट होल एक्सीड्स 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी फ़ारेनहाइट में पूछ देता है। ठीक है, तो अपने को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक, C+9/5 × 32 शायद होता है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि ये 80 डिग्री तो ठीक है, अपने को 80 डिग्री रटे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, शायद यही है C+9/5 × 32 डिग्री सी डिग्री। ठीक है, तो ये अपन ध्यान में रखना है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हुआ है कि फ़ारेनहाइट में पूछा है कहीं। अकॉर्डिंग टू CMR 2017, विच रेगुलेशन आउटलाइन द ड्यूटी शॉर्ट फायरर, देखो 48 था सरदार, 49 है शॉर्ट फायरर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था मैनेजर से चालू होता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजर से चालू होता है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन, ऐसे नीचे जाते जाते ओवरमैन, सरदार, ठीक, और लास्ट में शॉर्ट फायरर, इस तरीके से बढ़ते घटते जाता है। तो इस तरीके से माइनिंग सरदार का हो गया था 48, शॉर्ट फायरर का हो गया 49। हाँ, इसमें भाई लोग थोड़ा गड़बड़ हो गया कि ये सबग्रेड कहाँ से आ गया सर। सर ने तो तीन ही चीज बताया था। ठीक है, मैंने बताया था सरफेस मतलब रनिंग सरफेस, वही बेस और सब बेस, ये तीन चीजें बताया था। तो एक चीज यहाँ कॉमन सेंस आप लगा सकते थे कि रनिंग सरफेस मतलब जिसमें हमारा गाड़ी चलता है। ठीक है, जिसमें हमारा गाड़ी चलता है, तो आंसर तो ये दोनों में से एक ही होगा। ठीक, और ये तीनों चीज मैंने बताया है, ये साथ में रहते हैं। ये सब ग्रेड एक एक्स्ट्रा आ गया, सबसे ऊपर रनिंग सरफेस हो गया, तो ये तीन तो हो गया, एक सब ग्रेड थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा, ये नया एक जबरदस्ती डाल दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए होते तो ये तीनों एक साथ हैं, तो नीचे वाला एक सब ग्रेड नीचे जोड़ देते। ठीक है, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये तो पहले क्लियर कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था, सरफेस, बेस, फिर सब बेस। ये देखो सब बेस पहले दे दिया। ठीक है, बेस बाद में दिया, तो यहाँ तो यही गड़बड़ हो गया, मतलब ये आंसर गलत हो गया। आपको ये आंसर क्लियर करके आना था। यहाँ एक सबग्रेड जो मैंने बताया था उसमें ये सबग्रेड चीज नहीं था। ठीक, अब क्या है, द ड्यूटी इज नॉट रिलेटेड टू अ शॉर्ट फायर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट के एंड में शॉर्ट फायर का क्या ड्यूटी नहीं है, नॉट फिर से आ गया। देखिए, सर्किट टेस्टर है, लेके गया उसको सरेंडर करेगा, बिल्कुल करेगा, घर लेके तो जाएगा नहीं। शॉर्ट फायर डेली रिपोर्ट जो है उसको सरेंडर करेगा, और एक्सक्लूसिव अगर कुछ लौट के आया है तो उसको मैगजीन में डालेगा। ये सारी चीजें सही लग रहा है। स्क्रैपर से क्या होता है, हमारा जो होल में ब्रेक रहता है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सरेंडर ऑफ स्क्रैपर ब्रेक डिटेक्टर, तो ब्रेक क्या, होल में जो ब्रेक वगैरह रहता है उससे अपन उसको किससे डिटेक्ट करते हैं, स्क्रैपर से। ठीक है, डीप होल ब्लास्टिंग 3 मीटर से ज्यादा होता है, ये तो आंख मूंद के सब मारे होंगे। हाँ, देखो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस इफ इट शुड अकर इज नोन एज रिस्क। मतलब लाइक्लीहुड मतलब क्या, होने के चांस है। हजार्ड क्या है, खतरा दिख रहा है अपने को, अगर कहीं खतरा हो रहा है, दिख रहा है कि ये खतरा है, अब दिख रहा है कि ये आगे गड्ढा है, यहाँ से आदमी आना जाना कर रहा है, ये गड्ढा है, तो ये खतरा है कि ये आदमी कूद के जा रहा है। ठीक, एक बीच में गड्ढा है, यहाँ से यहाँ आदमी कूद के जा रहा है, तो ये तो खतरा दिख ही रहा है। रिस्क मतलब कि जो हो सकता है, तो उसको लाइक्लीहुड मतलब चांसेस, तो इसको अपन रिस्क मारना चाहिए था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंट पर्सन का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है, इसमें भी आ गया। कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम एज क्या है, 20 साल। एवरी शॉट फायरर ऑन ड्यूटी सेल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ। ठीक है, शॉट फायरर ये पर्सनल डस्ट सैंपलर लेके क्यों जाएगा। ठीक, शॉट फायरर का काम है वहां जाके बूम बाम करना,
तो सुइटेबल शॉर्ट फायरिंग अपरेटस ले जाएगा, ठीक है, सर्किट टेस्टर ले जाएगा, शॉर्ट फायरिंग केबल ले जाएगा, ये पर्सनल डस्ट सैंपलर शॉर्ट फायरर नहीं ले जाएगा। ओके, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, लेकिन यहाँ कोल भी लिख दिया, ठीक, इसको क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये ओवरबर्डन डाल के इसने कंफ्यूज कर दिया। तो ठीक है, जिसने अच्छे से देखा होगा कि एक्सकवेशन एंड रिमूवल ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड कोल इन ओपन कास्ट माइन, तो ठीक है, ये कोल लिखा है इसलिए बकेट व्हील एक्सकवेटर इसमें होना चाहिए, लेकिन ये ओवरबर्डन डाल के इसने कंफ्यूज कर दिया। इसको आप क्लेम कर सकते हैं कि सॉफ्ट कोल के लिए बकेट व्हील एक्सकवेटर यूज होता है, ना कि ओवरबर्डन के लिए। बाकी जिन्होंने बकेट व्हील एक्सकवेटर डाला है तो ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्राइटेरिया, देखिए सेकंड क्लास का क्वेश्चन आप लोगों में डाल दिया है, ठीक, सेकंड क्लास का क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन, ये सब इसमें आप माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ये आगे ये भी ध्यान देना है अपने को कि उसको भी अपने को नहीं छोड़ना, क्योंकि सेकंड क्लास सर्टिफिकेट जो एग्जाम होता है वो डिप्लोमा होल्डर ही देते हैं। ओके, तो वो देख रहा है कि उस लेवल तक आप पहुंच पा रहे हो नहीं, ये सब क्वेश्चन सेकंड क्लास का है। ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्राइटेरिया इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी, तो इसका आंसर है 0.3। बकेट व्हील एक्सकेवेटर आपका गलत शो हो रहा है, जैसे इसमें तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर ही दिखाया है, क्या शो हो रहा है आपने? हम्म, देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम और भी एग्जाम्स में आ चुके हैं कि सरदार का एग्जामिनेशन का रेगुलेशन नंबर क्या है, तो रेगुलेशन नंबर 129, ये 129 होता है, तो ये हो गया। रेगुलेशन नंबर 129 क्या होता है, एग्जामिनेशन बाय सरदार। तो कुल मिला के ये इससे निष्कर्ष निकला कि सरदार, शॉर्ट फायरर, ओवरमैन, इनसे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन है वो हमें कंठस्थ रखना है, ठीक है, उसमें अपन ज्यादा ध्यान देंगे। और ड्रैग लाइन एंड दे रहा है, टीसीएस कुछ भी कर रहा है मतलब, ठीक है, ये सॉफ्ट कोल लिखा है तो बकेट व्हील एक्सकवेटर इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये कोल भी लिखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओवरबर्डन, लेकिन ओवरबर्डन लिखना ही नहीं चाहिए उसे, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हुआ है। आप जो गलत मतलब ऑप्शन जो गलत किए हैं, मान लीजिए जिनका बकेट ड्रैगलाइन जिन्होंने मारा है, तो वो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ओवरबर्डन लिखना ही नहीं चाहिए उसे, तो यहाँ उसने थोड़ा सा गलती किया है। ठीक, तो ये हमारा माइनिंग पोर्शन हो गया। अब देखिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो चीज था, ये इतना वास्ट था कि आप उसको एक महीना में नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सबका बिगड़ा है, आप इससे घबराए नहीं कि मेरा नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं गया। ओके, अब ये किसको, ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज, मतलब यार एक महीना में ये सारी चीजें कहाँ से आ जाएंगी? ठीक है, तो ये चलो नॉन टेक्निकल पोर्शन अभी राम सर इसको डिस्कस करेंगे। पेपर यार एनसीएल ही बनाया है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि पेपर एनसीएल ने ही सेट किया है, टीसीएस ने सेट नहीं किया है। ओके, तो ये हमारा टेक्निकल पोर्शन था। अब आपको करना क्या है, चलो जिनका पेपर बिगड़ा उनको क्या करना है, अपने इस जो जो कमियां रह गई उसको सीखना है कि, और आपके पास बड़ा अच्छा ये है कि आगे 2 एग्जाम्स और हैं, फुल स्टॉप अभी नहीं लगा है। सोचो कि अभी इसके बाद एग्जाम नहीं होता 1.5-2 साल बाद, तो क्या करते? चलो जिस भी कारण से बिगड़ा हो तो वो कारण मत ढूंढिए, वो अब उसको रोने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, जिस भी कारण से बिगड़ा है उसको अपने को सेल्फ एनालिसिस करना है कि भाई, अपने को सेल्फ एनालिसिस करना है कि चलो मेरा ये कारण था, मेरे से ये गलतियां हुई, मुझे आगे के एग्जाम में ये चीजें सुधारनी है। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुतों का बिगड़ा होगा, आगे के एग्जाम में अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है कि मान लीजिए 90 मिनट 80 क्वेश्चन, सॉरी 90 मिनट 100 क्वेश्चन, तो मेरे को थ्योरी में कितना दे रहा है और उसमें कितना देना है, अपने को 1 सेकंड से ज्यादा थ्योरी में देना ही नहीं है। मान लीजिए नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, मार्क फॉर रिव्यू, आगे बढ़े। ठीक है, 1 सेकंड से 2 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड, उससे ज्यादा हमको किसी एक क्वेश्चन में नहीं देना है थ्योरी में। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये आपको पता चल रहा है बकेट व्हील, अब इसमें आप कंफ्यूज हुए, ड्रैग लाइन बकेट व्हील एक्सकेवेटर, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए,
तो मार्क फिर बकेट विद एक्सकेवेटर मारे, मार्क फिर रिव्यू डाले और आगे बढ़ गए। ये नहीं कि वहां सोचने बैठ गए कि भैया बकेट व्हील की ड्रैग लाइन ऐसा, मतलब आप 1 मिनट से 1.5 मिनट उसमें गवा दिए। ठीक है, तो ये सब चीज हमें आगे के एग्जाम में सोचना है। रिस्ट्रिक्टेड वाले आप लोग जाएं एमसीएल, अभी भी वक्त है। एमसीएल में जाके रिक्वेस्ट लेटर एक डालें, कॉपी टू जहां जहां कर सकते हैं वहां वहां करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी यार। ठीक है, उतना मतलब पेपर मतलब बड़ा बैलेंस पेपर था। टेक्निकल पोर्शन उतना ज्यादा इधर उधर का नहीं दिया था, ज्यादातर पढ़े हुए चीजें थी। और 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा था जो फंस सकता था आदमी। तो 60+ आप ला सकते थे टेक्निकल पोर्शन में, 60 to 65। ठीक है, बाकी नॉन टेक्निकल जो है, सेव एंड नेक्स्ट करने से आपको, हाँ, सेव एंड नेक्स्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या होता है, मैं ये बोल रहा मार्क फॉर रिव्यू करने से क्या होगा कि आपको अलग कलर में वो दिखाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट में आपको अलग करने से नहीं दिखाएगा। सेव एंड नेक्स्ट में आपको वो दिखाएगा कि हाँ हाँ, ग्रीन दिखाएगा, मतलब आपने वो क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज मतलब हिंदी वाला। कट ऑफ बताया यार मैंने, कट ऑफ जनरल का 80 to 85 रखो, क्योंकि नॉन टेक्निकल मैक्सिमम लोगों को नहीं बना होगा जहां तक। और बहुत से बच्चे ऐसे कि टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ाया होगा नॉन टेक्निकल में। न्यूमेरिकल भाई कुछ कुछ क्वेश्चन से फंसते हैं न्यूमेरिकल में, तो 5 मिनट 6 मिनट उसी में चला जाता है। तो नॉन टेक्निकल बहुतों से नहीं बना है। आप 80 से 85 जनरल मान के चलिए, 75 से 70, सॉरी 75 से 80 ओबीसी, और 65 से 70 अपन SC ST का मान के चलिए। फेस को चेहरा हिंदी में लिखता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो अपन वही है, सेल्फ एनालिसिस आप खुद करिए। ठीक है, कोई आपका वो नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या कमी है। आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या कमी रह गया। अब रही बात एमसीएल की, अब अपन एमसीएल का स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एमसीएल में अपन, पहली बात तो जो हमारा सिलेबस में दिया है, एक एक लाइन जो जो दिया है वो तो बिल्कुल नहीं छूटना है। उसके बाद जितना हो जाए उतना करेंगे। ठीक, एमसीएल में देखिए सिलेबस से बहुत कुछ, जो जो सिलेबस में दिया था उससे बहुत कुछ आया। ठीक, तो अपन क्या करेंगे एमसीएल में, जो जो सिलेबस में दिया है उसका एक एक लाइन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद जितना हो जाए, देखो यार, सेव एंड नेक्स्ट का जो आप बोल रहे हो ना, सेव एंड नेक्स्ट किया है, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू करने से क्या होता है कि आपको एक अलग कलर से दिखता है कि मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा देखना है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया, आप ड्रैग लाइन बकेट व्हील एक्सकेवेटर में आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो आपके पास अगर लास्ट में समय बचा तो आपको पर्पल कलर दिखा रहा है, उसमें क्लिक किए, हाँ मेरे को इसमें कंफ्यूजन था, एक बार और गहन चिंतन कर लिए, एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिए, तो समझ में आ जाता है। ये कोल बहुतों ने पढ़ा ही नहीं होगा, ओवरबर्डन पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ कोल नीचे में लिखा हुआ है, कोल बहुतों ने पढ़ा ही नहीं होगा। ओवरबर्डन देख के ड्रैग लाइन मार के आगे बढ़ गए। ठीक है, 12 फरवरी वाला आपका वेबसाइट में अभी तक नहीं आया है, उसको फर्जी मानिए। अभी आपका कल परसों तो फॉर्म भराना कंप्लीट हुआ है, वो 12 फरवरी को कैसे एग्जाम ले लेगा यार। हाँ, एक और मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है कि जैसे आज मैं सीएमआर का ये पोर्शन लिया, ठीक है, ये 104 मैंने आज ये क्वेश्चन लिया। अब इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज का आज मैं तैयार करूंगा, इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं उसको तैयार करके उसी दिन या नेक्स्ट डे अपने को अपलोड करना ही है। जितने फैकल्टी हैं उसको हम बता दिए हैं, कोई सा भी टॉपिक हम उठाए उससे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं उसको अपन क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे उसी दिन, कि आप आज ही पढ़ें, आज ही आपको क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिल गया। ठीक, लिग्नाइट यार अंडरग्राउंड मेथड से भी निकाला जाता है, जहां बहुत ज्यादा डीप रहेगा तो अंडरग्राउंड से, वो आपका स्ट्रिपिंग रेशियो पर डिपेंड करेगा।
बिल्कुल यार, हम अब इसमें कोई वो नहीं, एमसीएल जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे। एमसीएल को एकदम टारगेट रखिए। और थोड़ा सा भी, बस यार आप लोग यहाँ कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, ठीक है? आप जो है अभी भी आपके पास ऑप्शन है दो तीन जिनका कम नंबर आया है, वो आप कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, बिल्कुल जो कमी है उसको पूरा कीजिए। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा वो सब। ऐप ऐप वाला झमेला आप खत्म कर दे रहे हैं, जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में अपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। हाँ, एसएमपी, ये जो है ये तो एसएमपी हम पढ़ेंगे ही। और जो हमारा माइंस में एसएमपी बना के दिया गया है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि देखो इस तरीके से एसएमपी बनाया जाता है, ठीक है। एसएमपी से मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है यार कि रेगुलेशन नंबर है, ठीक है। और इसमें एक तो इसका एसओपी का फुल फॉर्म आ जाता है, किसको देते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं, तो यहीं से तीन चार क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, मैक्सिमम यही क्वेश्चंस है ही। और ये रिस्क, ठीक है, ये रिस्क यहाँ वर्ड आ गया ना, इसी से आपको क्वेश्चन बना दिया उसने रिस्क करके, ठीक। लेकिन वो सेकंड क्लास का चीज था, कोई बात नहीं, डेली क्वेश्चंस मिलेगा, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, ये मैं पूरे फैकल्टी को मैंने वो हमने डिस्कस कर लिया है कि आज हम टॉपिक बनाएं, आज ही उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है अपने से बनाएंगे, और नेक्स्ट डे या उसी दिन रात में अपन उसको अपलोड कर देंगे। ग्रुप में ऐड नहीं है वो प्लीज मुझे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। रिक्लेमेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हाँ यार, रिक्लेमेशन अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत डीप चला गया, ठीक है। रिक्लेमेशन अभी तक एनसीएल के दो एग्जाम हुए हैं, रिक्लेमेशन में इतना डीप कभी नहीं गया। चलो ठीक है, रिक्लेमेशन और अच्छे से हम भी अपना और अच्छे से तैयारी करके बताते हैं। मेरा टेक्निकल थोड़ा खराब गया है सर इस बार, एक मिनट, कंप्लीट होने के बाद रिवीजन क्लास जरूर। बिल्कुल यार बिल्कुल, ये थोड़ा सा ना ये अनएक्सपेक्टेड डेट भी दे दिया, सर वाइंडिंग क्लियर कर दीजिए। अब ये सब वो जो अंडरग्राउंड वाला पोर्शन है उसका साइड में वो भी चलेगा। हम लोग जिसमें मैसेज करना है, मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं मुझे, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, भले थोड़ा लेट हो जाए लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। या कॉल भी करेंगे, फ्री रहूँगा तो मैं बात करूँगा। रिपोर्ट राइटिंग का बिल्कुल अलग से उसका, रिपोर्ट राइटिंग के लिए विनोद सर ने भी आज आपको बताया है कि उसके लिए अलग से सरदार, ओवरमैन, शॉट फायरर, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए अलग से आपका चालू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जिनका नंबर यार मैं डाल देता हूँ, रुक जाओ, क्लास का क्वेश्चन आने लायक होगा। हाँ, मैं सेकंड क्लास डालता था तो किसी बच्चे ने ही बोला था, चलो मुझे नहीं मानना चाहिए था कि सर माइनिंग सरदार लेवल का पढ़ाइए, कहाँ सेकंड क्लास जा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। चलो ठीक है, सेकंड क्लास भी हम टच करेंगे, ईसीएल में भी बहुत आया था। प्लीज एमसीएल का स्टार्ट इसी टॉपिक से स्टार्ट करिए। मैं मैं ना नंबर डाल दे रहा हूँ यार। मेरिट लिस्ट आपका, हाँ, मेरिट लिस्ट 10 दिन के अंदर मान के चलिए, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है इसका। बिल्कुल, अपन एमसीएल का 78 जनरल, ठीक है। होपलेस मत होइए, 78 जनरल भी हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ने ईसीएल ज्वाइनिंग नहीं लिया है ना अभी सर, जो ईसीएल वाले बच्चे भी एग्जाम दिए होंगे, तो ऐसा भी होता है कि जो इधर छटते जाते हैं तो इधर आपका क्लियर होते जाता है। हाँ, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस एक छूट रहा था, ये अनएक्सपेक्टेड चीज, ये सब सेकंड क्लास चीज का आपको डाल दिया, जबकि कहीं सिलेबस में भी नहीं दिया है। तो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, हाँ यार, हम अपने तरफ से पूरा यार दे रहे हैं थोड़ा सा अब। और सीरियस होइए आप लोग भी, जो आप ना सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए कि कहाँ कमी है, और हमारे में भी कमी है तो आप मुझे मैसेज, कॉल, कुछ भी करके आप मुझे बताइए कि सर यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसको हम सुधारेंगे बिल्कुल। डेट वगैरह, और सर प्लीज डीजीएमएस सर्कुलर का नोट्स पीडीएफ ऐप में। हाँ, डीजीएमएस सर्कुलर भी विनोद सर से डिस्कस हुआ है मेरा, सर्कुलर करेंगे। सर्कुलर को भी नहीं छोड़ेंगे, सर्कुलर से भी देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ओबीसी 80 चांस, बहुत मैक्सिमम चांस है आपका हो जाएगा।
85 भी मैक्सिमम चांस है, फुल चांस है मैक्सिमम, है ना। चलिए, अपन क्या करेंगे अब, महानदी का चालू करते हैं, ठीक। क्लासेस चालू कल से, बिल्कुल कल से फ्लो में चालू रहेगा। अपन प्लानिंग वही चल ही रहा था कि क्या करना है अब। ठीक है, 78 बिल्कुल, 78 जनरल है, चांसेस हैं आपका, ऐसा कुछ नहीं है। 62 एसटी, 73 ओबीसी। ठीक है, ये तो यार एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, मतलब होपलेस मत होइए। जिनका 70 प्लस, ओबीसी जनरल जिनका 70 प्लस है, 75 70 प्लस है, वो होपलेस मत होइए। ठीक है, मैं अब टाइम पूरा दूंगा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये जो भी कमी है, बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म, जल्दी जल्दी करवाएंगे बिल्कुल। अब मैं, क्या हुआ यार, मैं ओपन कास्ट भी ले रहा था, सीएमआर भी ले रहा था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ, बाकी चलो ठीक है। हमने देवेंद्र सर का वो तो था ही नोट्स, उससे जीके सीआईएल ना, नंबर में डाल दे रहा हूँ यार, रुको। चलिए, ठीक है, तो अपन इसको कल कंटिन्यू करते हैं। राम सर इसका आपका रिव्यू, वो नॉन टेक का पोर्शन ले लेंगे, नॉन टेक। कल से अपन इसको सीएमआर को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी है, जो भी क्लास और अपन प्लानिंग कर रहे हैं, सर्कुलर भी होगा। और वो जो भी हमारा पहले तो टारगेट है कि एमसीएल में जो जो दिया हुआ है सिलेबस, उसको अपन टच करेंगे पूरा, एक एक डीप, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टच करके आगे बढ़ गए, जो भी सिलेबस में दिया है उसको डीप अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है भाई, गुड नाइट। ओके 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 ओके, डोंट वरी डोंट वरी। हम्म, रिक्लेमेशन इसी में आ जाएगा, जो ये अपना सेफ्टी 107 नंबर है ना, रिक्लेमेशन 104 है। रिक्लेमेशन उसी में अपन कंप्लीट करेंगे, ताकि साथ 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 रहे, ठीक है। चलो, 11 12 को ही अपन एग्जाम मान के चल रहे हैं। अपन 1.5 1.5 2 2 घंटा का क्लास ले लेंगे यार, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट।